गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज लाइफ साइंस चैप्टर 5 एनवायरनमेंट इट्स रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, पर्यावरण, इसके संसाधन और उनके संरक्षण, चैप्टर 5 के पार्ट 3 में आज सीखेंगे बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, इट्स इम्पोर्टेंस, इसका महत्व, कॉजेज ऑफ इट्स लॉस, बायोडाइवर्सिटी के नष्ट होने का कारण, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम ऑफ सुंदरबन, सुंदरबन की पर्यावरणीय समस्या एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे हम अपनी जैव विविधता को संरक्षित रखेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है। जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जो दो शब्द बायो अर्थात जीव, डाइवर्सिटी अर्थात विविधता या विभिन्नता से मिलकर बना है, अर्थात प्रकृति में उपस्थित जीवों में विविधता या प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। प्रकृति या पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न तरह के सजीव हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अपघटक, जिन्हें हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित ये सजीव पृथ्वी पर उपस्थित अजैविक वातावरण या एबायोटिक कंपोनेंट से कार्यात्मक रूप से जुड़े हैं और हमें कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं और इकोसिस्टम तथा पर्यावरण का संतुलन भी बनाते हैं। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1985 में W.G. रोगेन ने किया था। ईयर 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में फर्स्ट अर्थ समिट, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और दूसरा अर्थ समिट जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में 2002 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में विभिन्न देश के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित जैव विविधता समझौते के अनुसार स्थलीय, समुद्री, अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों को संरक्षित करने की स्ट्रैटेजीज बनाई गई, योजना बनाई गई। विश्व में पूरे देश को हॉटस्पॉट को चिन्हित करने की योजना बनाई गई और विलुप्त प्राय या इंडेंजर्ड या संकटापन्न प्रजाति या जो प्रजाति जिनकी संख्या कम हो रही है उनको संरक्षित करना और उनकी संख्या बढ़ाने की योजना बनाई गई। इन योजनाओं को वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी तीन प्रकार की है। पहला है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या इसे आनुवांशिक जैव विविधता भी कहते हैं। दूसरा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी या इसे प्रजाति विविधता भी कहते हैं। और तीसरा है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी या परिस्थिति विविधता। तो पहले हम लोग समझ लें व्हाट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या आनुवांशिक जैव विविधता क्या है। एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के बीच में जो विभिन्नता है उसे आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। और एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के बीच में विभिन्नता या वेरिएशन जो है वो जीन की रचना और स्थिति में परिवर्तन के कारण आता है। जीन की रचना और स्थिति में परिवर्तन क्यों होता है? क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन के कारण। यहाँ तक कि मनुष्य की सभी प्रजाति पूरे विश्व में अगर देख लें तो कोई भी मनुष्य एक समान नहीं है। हर मनुष्य एक दूसरे से अलग है। ये है विभिन्नता के कारण या वेरिएशन के कारण। और वेरिएशन उत्पन्न होता है जीन की रचना और स्थिति में परिवर्तन के कारण। और इस जीन में असमानता के कारण एक ही प्रजाति की कई नस्लें या ब्रीड बन जाती है, जैसे कुत्ते की विभिन्न नस्लें। और यह विभिन्नता या वेरिएशन ही सजीवों को वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। जिस सजीव में जितनी उपयोगी विभिन्नता होगी, अच्छी विभिन्नता होगी, वो वातावरण में उतने ही आराम से रह सकते हैं, उनमें अनुकूलन की क्षमता उतनी अधिक होती है और वो वंश वृद्धि कर सकते हैं और किसी भी प्रतिकूल वातावरण को झेल सकते हैं। अब हम लोग देखें व्हाट इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी या प्रजाति विविधता
क्या है? तो किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय में अर्थात किसी एक इकोसिस्टम में विभिन्न प्रजाति की संख्या, जैसे उस इकोसिस्टम में उपस्थित पेड़ पौधा, हिरन, शेर, बाघ जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये विभिन्न प्रजाति की संख्या किसी एक समय पर है, इसे हम प्रजाति की विभिन्नता कहते हैं। और ये प्रजाति किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय में अर्थात किसी विशेष इकोसिस्टम में ये प्रजाति की संख्या एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से भी अलग होती हैं और इनमें आपस में प्रजनन भी नहीं होता। तीसरा है इकोसिस्टम डायवर्सिटी, अर्थात किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में बहुत सारे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम होते हैं। जैसे भारत की अपनी जलवायु है, भारत भी मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, विश्व में इसका 12वां स्थान है। भारत में भी बहुत तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो भारत में भी इकोसिस्टम को बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम में बांटा गया है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम या वन का इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम या घास का इकोसिस्टम, मरुस्थल परितंत्र या डेजर्ट इकोसिस्टम, पर्वत, नदी, झील, समुद्र का इकोसिस्टम। और प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र की अपनी विशेषता होती है। इसे ही इकोसिस्टम डायवर्सिटी या पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। यहाँ पर 3 तरह की डायवर्सिटी का चित्र दिया गया है। जेनेटिक डायवर्सिटी मतलब एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के बीच में उपस्थित विभिन्नता, जिसके कारण एक ही प्रजाति के सभी जीव एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। दूसरा है स्पीशीज डायवर्सिटी, किसी विशेष स्थान पर विशेष समय में या किसी विशेष इकोसिस्टम में उपस्थित पेड़ पौधे, वहाँ पर रहने वाले जीव जैसे हिरन, बाघ, शेर यानी विभिन्न प्रजाति की संख्या से बनती है प्रजाति विविधता। और ये लोग आनुवंशिक रूप से भी एक दूसरे से अलग होते हैं और इनमें आपस में प्रजनन नहीं होता, मगर एक साथ रहते हैं, प्रजाति विविधता कहलाती है। तीसरा है इकोसिस्टम डायवर्सिटी, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न तरह के इकोसिस्टम होते हैं, विभिन्न तरह के परितंत्र होते हैं, जैसे वन का, घास का, मरुस्थल का, पर्वत का, और हर इकोसिस्टम की अपनी अलग विशेषता होती है। इसे ही इकोसिस्टम डायवर्सिटी कहते हैं। यहाँ पर 2 तरह का इकोसिस्टम का चित्र है और हर इकोसिस्टम की अपनी अलग विशेषता है किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में। इसे ही इकोसिस्टम डायवर्सिटी कहते हैं। और एक बात जानने की है, अर्थ समिट के बाद वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, या इसे हम मेगा बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। अतः भूमध्य रेखीय क्षेत्र को हम लोग मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। अब पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु को अलग से पहचानना, पढ़ना, समझना बहुत मुश्किल है। उसके लिए विज्ञान की शाखा सहायता करती है, जिसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी शब्द की खोज कैरोलस लिनियस ने की थी। इसमें किसी भी नए प्राणी या नए पौधे को पहचाना जाता है, उसका नामकरण किया जाता है और गुणों की समानता और असमानता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है और इस तरह से किसी नए पौधे और प्राणी को पहचाना जाता है। जैसे कोई एक नया प्राणी है, उसमें लक्षण दिखाई दे रहा है, उसका शरीर 3 भागों में बटा है, सिर, वक्ष और उदर, उसमें संयुक्त आँखें हैं, 3 जोड़े संयुक्त
पैर या जॉइंटेड लेग है और 2 जोड़े पंख हैं, अर्थात इस प्राणी का लक्षण मिलता है कीट वर्ग के प्राणी से, अर्थात इस नए प्राणी को कीट वर्ग में रखा जाएगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा जाएगा। तो इस तरह से टैक्सोनॉमी नए पौधे और नए जंतु को पहचानने में, उसका नामकरण और वर्गीकरण में सहायता करती है। जंतु वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग या सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इसमें कीट वर्ग के प्राणी को डाला गया है। अब तक 1,68,359 कीटों की पहचान हुई है। जंतु वर्ग का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का, जिसमें स्नेल या घोंघा आते हैं। तो बायोडायवर्सिटी क्या है समझ में आ गया। नए पौधे और नए जंतु को पहचानने का विज्ञान की शाखा जो मदद करती है उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब हम लोग इस स्लाइड में सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता का क्या महत्व है। जहाँ पर जैव विविधता अधिक है, प्राणी पेड़ पौधे अधिक हैं, जितनी बड़ी जैव विविधता होगी उतना ही पर्यावरण संतुलित रहता है और जैव विविधता से हमें बहुत लाभ मिलता है। मनुष्यों को जैव विविधता से भोजन भी मिलता है, सोर्स ऑफ फूड है, खाद्य स्रोत है जैव विविधता। बहुत तरह की फसलें या क्रॉप्स जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, इससे मनुष्यों को अनाज मिलता है। जैव विविधता से हमें फल भी मिलता है, फल वाले पेड़ पौधे जैसे आम, नींबू, जामुन। ऑयल यील्डिंग प्लांट या तेल निकालने वाले पौधे जैसे सरसों, नारियल, बादाम, सोयाबीन, तिल। और कुछ जंतु भी हैं जैव विविधता में जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिनके मांस और अंडे को, जैसे मुर्गी, मछली, बकरी, बतख इत्यादि। जैव विविधता का महत्व औषधि के लिए भी है, मेडिसिनल यूज़। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनका औषधीय महत्व है, मेडिसिनल प्लांट इन्हें बोलते हैं, औषधीय महत्व वाले पौधे। जैसे सिनकोना पेड़ की छाल से जो दवा बनती है उसे कुनैन कहते हैं। यह पौधे का नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है, इसे अल्कलॉइड भी कहा जाता है और इस कुनैन से मलेरिया का इलाज किया जाता है। दूसरा औषधीय महत्व वाला पौधा यू या टैक्सस, इससे जो दवाई बनती है उसका नाम है टैक्सोल, इससे कैंसर का इलाज किया जाता है। तीसरा औषधीय महत्व वाला पौधा सर्पगंधा, रावलपिया, इसकी जड़ से नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ निकलता है जिसे अल्कलॉइड कहते हैं और इसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। सर्पगंधा की जड़ से जो दवाई बनती है वह है सर्पेंटिन या रेसरपिन और इन दवाओं को पागल जड़ी कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित गड़बड़ी के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इससे ब्लड प्रेशर की दवाई बनाई जाती है। सांप के काटने पर इसका उपयोग किया जाता है। चौथा औषधीय महत्व वाला पौधा है नयनतारा या पेरीविंकल, इससे मिलने वाली औषधि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, इससे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर का इलाज किया जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम, ये लाभदायक कवक या फंगस है, यूज़फुल फंगस, और इससे एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन बनती है। एंटीबायोटिक दवा क्या है? ये रासायनिक पदार्थ है जो रक्त में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज पेनिसिलियम नोटेटम से सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी और इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का उपयोग निमोनिया के उपचार में किया जाता है। बायोडायवर्सिटी का तीसरा महत्व है इकोलॉजिकल बैलेंस या पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाना। जितनी बड़ी बायोडायवर्सिटी होगी, जितनी जैव विविधता होगी, जितने पेड़ पौधे और जीव जंतु होंगे, पर्यावरण उतना ही संतुलन होगा और पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। बायोडायवर्सिटी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन भी वातावरण में बना रहता है। जितने भी सजीव हैं सब श्वसन की क्रिया में वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। पेड़ पौधे इसी कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग में लाते हैं, अपने भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं
और ऑक्सीजन को वायु में मुक्त करते हैं। इस तरह से वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पर जीवों की संख्या को संतुलित बनाए रखती है और खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तर पर जीवों की संख्या भी निश्चित बनी रहती है। अगर खाद्य श्रृंखला के किसी भी स्तर में किसी भी जीव की संख्या कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है या जीव की मृत्यु हो जाती है तो पूरा परितंत्र असंतुलित हो जाता है। अगर खाद्य स्तर में हिरण की संख्या या डियर की संख्या कम हो जाती है तो बाघ को, जंगल में रहने वाले जो टॉप कंज्यूमर हैं बाघ या लायन, उनको खाना नहीं मिलता है तो वो खाने के लिए मानव आबादी में आ जाते हैं और मानव का शिकार करना शुरू कर देते हैं। चौथा महत्व है क्लाइमेट कंट्रोल या जलवायु नियंत्रण। बायोडायवर्सिटी में पेड़ पौधे जलवायु का नियंत्रण भी करते हैं। पेड़ पौधे समुद्र में उठने वाली मानसूनी हवा के प्रकोप को झेलते हैं और स्थल पर उसके प्रकोप को कम करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें वर्षा के जल को अवशोषित करती हैं और भूमिगत जल का स्तर बढ़ाती हैं। पेड़ पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जो वातावरण में नमी को बढ़ाती है और वर्षा भी कराती है। पेड़ पौधे वायु में हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को और वायु को स्वच्छ करते हैं ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर और पृथ्वी के तापमान को भी बनाए रखते हैं। बायोडायवर्सिटी का आर्थिक महत्व भी है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्योंकि पेड़ पौधे बायोडायवर्सिटी में हैं अधिक संख्या में, जिससे हमें घर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है, फर्नीचर बनाने के लिए भी लकड़ी, घर के सामान को बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती है। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी में बहुत सारे जीव हैं जिनका आर्थिक महत्व है, जैसे सिल्कवॉर्म, रेशम कीट, इससे रेशम का धागा बनाया जाता है। लैक इंसेक्ट, इससे लाह या लैक निकलता है। कुछ आर्थिक महत्व वाले पौधे जिनसे रेशा या फाइबर निकलता है, जैसे कपास, जूट और पाट, इससे कपड़े बनाए जाते हैं, बैग बनाए जाते हैं। कुछ आर्थिक महत्व के पौधे जिनसे नाइट्रोजन विहीन उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, जिनका आर्थिक महत्व है, जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन। इसके अलावा पेड़ पौधे से कागज़ भी बनाया जाता है। चाय और सूखे फल के निर्यात से भी पैसे कमाए जाते हैं। तो इन पेड़ पौधे या जीव जंतु को आर्थिक महत्व वाले प्राणी या पेड़ पौधे कहते हैं, क्योंकि इनसे उत्पन्न पदार्थ को बेचकर पैसा भी कमाया जाता है। पांचवा महत्व है एस्थेटिक वैल्यू या सौंदर्य परक महत्व। बायोडायवर्सिटी में बहुत तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। हरे भरे जंगल, फल फूल, सुंदर पशु पक्षी, उनकी आवाज़ मन को मोह लेती है। पेड़ पौधे वायु में ऑक्सीजन का भंडारण करते हैं। पेड़ पौधे को पृथ्वी का लंग कहते हैं। लंग यानी फेफड़ा, मनुष्य का श्वसन अंग है फेफड़ा। पेड़ पौधे को पृथ्वी का लंग क्यों कहते हैं? तो ये लंग की तरह ही कार्य करता है। जैसे मनुष्य अपने फेफड़े में वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद फेफड़े में ऑक्सीजन जमा होती है और ये ऑक्सीजन रक्त के द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं में जाती है, जहाँ पर श्वसन होता है, भोजन टूटती है, ऊर्जा मिलती है। उसी तरह से पेड़ पौधे ऑक्सीजन का भंडारण फेफड़े की तरह करते हैं वातावरण में और सभी सजीवों को ऑक्सीजन देते हैं श्वसन के समय में। बायोडायवर्सिटी का और एक महत्व है कल्चरल वैल्यू या सांस्कृतिक महत्व। प्रकृति की सुंदरता सबका मन मोह लेती है। कभी प्रकृति प्रेमी के लिए बायोडायवर्सिटी प्रेरणा स्रोत भी है। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी से उद्योग के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। क्रम विकास को समझने में बायोडायवर्सिटी से काफ़ी सहायता मिलती है, किस तरह से जीवों का क्रम विकास हुआ। बायोडायवर्सिटी में अगर तरह तरह के फल फूल हैं तो परागण की क्रिया भी बहुत बढ़ जाती है। बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता रासायनिक चक्र तथा पोषक चक्र को वातावरण में बनाए रखती है और
बायोडायवर्सिटी के द्वारा जल चक्र या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बना रहता है और बायोडायवर्सिटी के कारण टूरिज़्म या पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिससे सरकार की आय बढ़ती है और विदेशी मुद्रा की वृद्धि होती है। अब हम लोग देख लें बायोडायवर्सिटी का महत्व सीखने के बाद कॉजेज़ ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। अभी हम लोग देखें पृथ्वी पर उपस्थित बहुत तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे बायोडायवर्सिटी बनाते हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है। आर्थिक महत्व, औषधीय महत्व, भोजन का सामान, वातावरण का संतुलन, पर्यावरण का संतुलन, कल्चरल वैल्यू है, एस्थेटिक वैल्यू है, उद्योग के लिए सामान मिलता है, क्रम विकास की जानकारी मिलती है, रासायनिक चक्र बना रहता है, पोषक चक्र बना रहता है, हाइड्रोलॉजिकल चक्र बना रहता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, देश में आर्थिक आय का साधन बनता है। तो इतना सारा महत्व होते हुए भी मनुष्य अपनी गतिविधियों के द्वारा बायोडायवर्सिटी को कंटिन्यूसली नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पेड़ों की अनियंत्रित कटाई कर रहे हैं, जिससे पेड़ नष्ट हो रहे हैं। कुछ पेड़ पौधे तो विलुप्त हो गए हैं, कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। उसी तरह से जंगली जंतुओं का शिकार किया जा रहा है, जंगली जंतुओं की संख्या में कमी आ रही है। एक भी जीव अगर कम हो जाएंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं क्या कारण है बायोडायवर्सिटी के लॉस का, क्यों जैव विविधता नष्ट हो रही है। पहला कारण है हैबिटेट लॉस या आवास का विखंडन या फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। कृषि के लिए, यातायात के लिए, शहरीकरण के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए जंगलों की नियंत्रित कटाई हो रही है, जिसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और जंगलों की नियंत्रित कटाई होने से, नियमित कटाई होने से जंगली जानवरों का आवास स्थान कम हो रहा है, हाथियों के आवास स्थान में कमी आ रही है और जंगलों की निरंतर कटाई से कई पेड़ पौधे और जंतुओं की जातियां विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, अब वो दिखाई भी नहीं देती। और कुछ पेड़ पौधे तथा जंतुओं की जातियां तेज़ी से नष्ट होने के कगार पर हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। साथ में बढ़ते यातायात और बढ़ता प्रदूषण से जीव भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा कारण है कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता की क्षति का, हंटिंग एंड पोचिंग, शिकार एवं पशु पक्षियों को पकड़ना। शिकार एवं पशु पक्षियों को पकड़ना वन्य जीवों की कमी का मुख्य कारण है। वन्य जीव की कमी का कारण मुख्य रूप से वन्य जीवों का शिकार भोजन के लिए करना, मनोरंजन के लिए, आर्थिक लाभ कमाने के लिए, घर के सौंदर्य वृद्धि के लिए और म्यूजियम में प्राणी और पौधे की बढ़ती मांग के लिए वन्य जीवों का शिकार और पशु पक्षी को पकड़ा जा रहा है, जिससे निरंतर उनकी संख्या में कमी हो रही है और वो धीरे धीरे इंडेंजर्ड और विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। कुछ आर्थिक महत्व के प्राणी जिनका शिकार किया जा रहा है और उनकी संख्या में निरंतर कमी और वो संकटग्रस्त हो गए हैं, विलुप्त प्राय होने की कगार पर हैं या इंडेंजर्ड होने के कगार पर हैं, जैसे हाथी एवं गेंडा। हाथी का शिकार दांत के लिए, गेंडा का शिकार सींग के लिए। उसी तरह से ब्लू व्हेल मछली की संख्या में निरंतर कमी आ रही है, ये भी विलुप्त प्राय या संकटापन्न प्रजाति हो गए हैं, इंडेंजर्ड होने के कगार पर हैं। ब्लू व्हेल का शिकार किया जाता है तेल और हड्डी के लिए। उसी तरह से कस्तूरी मृग या मस्क डियर, इसमें नर मृग के प्रजनन अंग में मस्क बैग होता है, जिसमें सुगंधित पदार्थ कस्तूरी भरी रहती है, जिसका उपयोग सुगंधी और औषधि बनाने के लिए किया जाता है। तो इस सुगंधित वस्तु को प्राप्त करने के लिए कस्तूरी मृग का शिकार किया जा रहा है, जिससे इसकी संख्या कम हो रही है और ये विलुप्त प्राय होने के कगार पर है। सरीसृप और उभयचर वर्ग के प्राणियों का शिकार किया जाता है उनके चमड़े और मांस के लिए। उसी तरह से औषधीय पौधे की तेज़ी से कटाई हो रही है, इनकी संख्या दिनों दिन कम हो रही है और ये भी
विलुप्तीकरण की कगार पर आ गए हैं, इंडेंजर्ड होने के कगार पर हैं, जैसे डायोस्कोरिया डेल्टॉइडिया। ये पौधा नॉर्थ ईस्ट इंडिया या उत्तर पूर्व भारत में उगता है और डायोस्कोरिया डेल्टॉइडिया से जो औषधि बनती है उसका नाम है डायोसेजेनिन और इससे गर्भ निरोधक दवा बनाई जाती है। और दूसरा औषधीय पौधा जो विलुप्तीकरण की कगार पर है, सर्पगंधा या रावलपिया। इसके जड़ से नाइट्रोजन युक्त उत्सर्ज्य पदार्थ एल्कलॉइड या औषधि बनती है, रेसरपिन और सर्पेंटिन। इसके कारण इसकी अनियंत्रित कटाई हो रही है और रेसरपिन और सर्पेंटिन का उपयोग तंत्रिका संबंधित गड़बड़ी के इलाज में किया जाता है, सांप के काटने में किया जाता है, कोलेरा पेचिस के इलाज में किया जाता है और इससे ब्लड प्रेशर की दवाई भी बनाई जाती है। तीसरा कारण जैव विविधता के नष्ट होने का, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी का तापमान बढ़ना। और पृथ्वी का तापमान क्यों बढ़ रहा है? पेड़ों की अनियंत्रित कटाई हो रही है। पेड़ हानिकारक गैस को अवशोषित करते हैं। और दूसरा कारण है कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, फॉसिल या जीवाश्म के दहन से निकलने वाला धुआं, यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं और कचरे के सरांध में उपस्थित हानिकारक गैस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया रहता है। साथ ही एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी हानिकारक गैस है जो वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर रही है। और इन हानिकारक गैसों को जो वायु को प्रदूषित करती है, इन्हें ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये थोड़ी मात्रा में पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती है, किंतु अधिक मात्रा में ये ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल में परत या शील्ड या चादर का निर्माण कर रही है, जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को पृथ्वी पर आने तो देती है मगर वापस लौटने नहीं देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मायन कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का हानिकारक प्रभाव क्या होगा, सजीवों पर क्या पड़ेगा, और ये भी बायोडाइवर्सिटी के विलुप्त होने का कारण बन रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा, वर्षा में कमी आ रही है, जिससे वन सूख रहे हैं। अत्यधिक बाढ़ के कारण द्वीप जलमग्न हो जा रहे हैं, जिससे द्वीप में उपस्थित पेड़ पौधे, जीव जंतु मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो भविष्य में समुद्र के किनारे का शहर जलमग्न हो जाएगा, जल के अंदर चला जाएगा और जीव जंतु और पेड़ पौधे भी विलुप्तीकरण की कगार पर पहुंच रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। चौथा, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के नष्ट होने का कारण पॉल्यूशन या प्रदूषण। हमारी प्राकृतिक संपदा मिट्टी, जल और वायु है, जिस पर सभी सजीव कार्य करने के लिए, जीवित रहने के लिए निर्भर करते हैं, किंतु हमारी प्राकृतिक संपदा भी मनुष्यों की गतिविधियों के द्वारा प्रदूषित हो रही है। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं मनुष्य हमारी प्राकृतिक संपदा को, हम सब मिलकर, और उसका हानिकारक प्रभाव भी हम लोग देख चुके। और प्राकृतिक संपदा के प्रदूषण से, मिट्टी, जल, वायु के प्रदूषण से जीव जंतु, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण बाघ, सिंह, गैंडा विलुप्तीकरण के कगार पर आ गए, इंडेंजर्ड हो गए, इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। प्रदूषण के कारण जीव जंतुओं में बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। सिर्फ जीव जंतु में ही नहीं, पेड़ पौधे में भी बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। जल में कीटनाशक के प्रयोग से कोलोराडो नेशनल पार्क में सारस या क्रेन, एक तरह की पक्षी है जो एकदम से विलुप्त हो गए, अब दिखाई ही नहीं देते। इन्हें एक्सटिंक्ट एनिमल भी कहते हैं। जल में कीटनाशक के प्रयोग से पेरिग्रीन बाज, ऑस्प्रे पक्षी में मृत्यु दर अधिक हो गई। ये भी धीरे धीरे विलुप्तीकरण की कगार पर आ गए हैं, इनकी संख्या भी कम हो गई है।
ये भी इंडेंजर्ड प्राणी या संकटापन्न प्रजाति बन गई है। और जल में कीटनाशक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये कभी नष्ट नहीं होता है, बल्कि खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तर में इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, जिसे बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं, और जो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है और बहुत सारे जीवों के विलुप्त होने का कारण भी बनी है, जैसे बॉल्ड ईगल। जल में चलने वाले शिप या पानी के जहाज से तेल का रिसाव ऑयल टैंकर से होता है, जिसके कारण समुद्री जल प्रदूषित होता है, समुद्र जल का परितंत्र नष्ट होता है, जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी के प्रदूषण से भी पौधे और जंतु में रोग उत्पन्न होता है। मिट्टी का प्रदूषण, मिट्टी के ऊपर कचरा जमा करना, कल कारखानों का कचरा, घर का कचरा, डोमेस्टिक वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट जमा करते रहने से मिट्टी में हानिकारक जीवाणु जन्म लेते हैं, जिससे पेड़ पौधे तथा जंतु में रोग उत्पन्न होते हैं। मिट्टी एसिड रेन से भी प्रदूषित होती है, मिट्टी अम्लीय हो जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, और पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो जीवों का वास स्थान कम हो जाएगा, और पेड़ पौधे पर भोजन के लिए सभी सजीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कोई भी जीव का अस्तित्व नहीं रहेगा। नेक्स्ट कारण जैव विविधता के नष्ट होने का ओवर एक्सप्लॉयटेशन या अति दोहन या अंधाधुंध दोहन, बढ़ती जनसंख्या और उस बढ़ती जनसंख्या के बढ़ती मांग के कारण प्राकृतिक संसाधन, वायु, जल, मिट्टी का अधिक उपयोग, पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई, वास स्थान के लिए, खेती के लिए, यातायात के लिए, जिससे मनुष्य पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है और पर्यावरण के साथ साथ जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी को भी क्षति पहुंचा रहा है। नेक्स्ट कारण बायोडायवर्सिटी के नष्ट होने का कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, नेचुरल कैलामिटीज़ और प्राकृतिक आपदा। प्रकृति के अत्यधिक दोहन से प्रकृति उग्र हो रही है, जिसके कारण बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन जैसी घटना दिखाई दे रही है, जिससे मानव को क्षति है, मानव के धन की क्षति हो रही है और साथ में जैव विविधता को भी क्षति हो रही है। नेचुरल कैलामिटी चक्रवात के रूप में भी दिखाई देता है, इससे भी मानव संपदा, धन जन की क्षति हो रही है। जंगल में आग भी प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, जिससे पेड़ पौधे जलकर खाक हो जाते हैं, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, बायोडायवर्सिटी नष्ट हो जा रही है। और बायोडायवर्सिटी के नष्ट होने का कारण एक्सोटिक स्पीसीज या विदेशी प्रजाति, बहुत सारे पौधे की एक्सोटिक या विदेशी प्रजाति मंगाई गई, जैसे अमेरिका से पार्थेनियम का पौधा वीड्स है, इसे लगाना नहीं पड़ता, ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसका फूल सफ़ेद सफ़ेद कलर का होता है। मैक्सिको से लाया गया लेंटाना कैमरा पुटुस, जिसका फूल सुंदर होता है, सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाएगा, ये सोचकर लाया गया हमारे देश में। यूकैलिप्टस, कांग्रेसी घास, यूपेटोरियम, ये झाड़ीदार पौधे की ये विदेशी प्रजाति विदेशों से मंगाई गई, किंतु हमारे देश में ये प्रजाति आकर के क्या कर रही है, हमारे देश की प्रजाति, देसी पौधे की प्रजाति इंडिजिनस स्पीसीज़ को नष्ट कर रही है और साथ में प्राकृतिक वनों के बड़े बड़े भूखंडों पर तेज़ी से अतिक्रमण कर रही है और बहुत सारे पेड़ पौधे इसके कारण नष्ट हो रहे हैं। उसी तरह से जंतु की एक्सोटिक प्रजाति या विदेशी प्रजाति मंगाई गई, मछली की तिलापिया, सिल्वर कार्प, जो देसी मछली की प्रजाति को नष्ट कर रही है। उसी तरह से अमेरिकी तिलचट्टा, जो देसी तिलचट्टा की प्रजाति को नष्ट कर रहा है। और पौधे की विदेशी प्रजाति आइकोर्निया या जलकुंभी, इसे टेरर ऑफ बंगाल या बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए इसे विदेश से मंगाया गया, किंतु ये एक खरपतवार की तरह बहुत तेज़ी से जल में वृद्धि करता है और जल में वृद्धि करने के साथ साथ जल में
जलीय स्रोतों में ये इसके कारण जल की कमी होती है। जल धीरे धीरे जलीय स्रोतों का कम होने लगता है, जो जलीय प्राणी के लिए खतरा उत्पन्न करता है। बहुत सारे जलीय प्राणी मर जाते हैं। धीरे धीरे जलीय स्रोत का जल इतना कम हो जाता है कि जलीय स्रोत सूख जाते हैं और वो बंजर भूमि में बदल जाते हैं। तो हम लोग इस स्लाइड में देख लिए जैव विविधता की क्षति का कारण, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, किस किस कारण से हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी महत्व है। अब बायोडाइवर्सिटी के नुकसान से क्या पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसका एक एग्जाम्पल सुंदरबन के द्वारा दिया गया है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ सुंदरबन, सुंदरबन की पर्यावरणीय समस्या। सुंदरबन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल का प्राकृतिक प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका 60% भाग बांग्लादेश में और शेष 40% भाग वेस्ट बंगाल में है। यहाँ नमकीन और दलदली मिट्टी पाई जाती है और नमकीन और दलदली मिट्टी समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वेजिटेशंस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति में सुंदरी गरान का पौधा मुख्य रूप से पाया जाता है और सुंदरी का पौधा अधिक होने के कारण इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन रखा गया। यूनेस्को ने सुंदरबन को विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और सुंदरबन पश्चिम बंगाल की सेंचुरी अभयारण्य भी है, जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर को संरक्षित किया जाता है। सुंदरबन भी बायोडाइवर्सिटी में लॉस होने के कारण कई पर्यावरणीय समस्याओं से गुजर रहा है। पहला, शहरीकरण या मैंग्रोव वन का विनाश। लोग सुंदरबन की सुंदरता को देखने आते हैं, मैंग्रोव वनस्पति को देखने आते हैं, किंतु इसकी सुंदरता से आकर्षित होकर यहाँ रहने लगते हैं। रहने के लिए आवास चाहिए, आवास बनाने के लिए वो मैंग्रोव वनस्पति की कटाई और यहाँ होटलों का निर्माण भी तेज़ी से हो रहा है, नगरीकरण भी तेज़ी से हो रहा है, जिससे अनियंत्रित मैंग्रोव वन का विनाश किया जा रहा है, पेड़ पौधे को नष्ट किया जा रहा है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या सुंदरबन में, सबको खाने के लिए अनाज चाहिए, अनाज के लिए कृषि युक्त भूमि चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, तो खेती के लिए भी आवश्यक ज़मीन की पूर्ति के लिए मैंग्रोव वनस्पति की कटाई, ताकि खेती योग्य भूमि प्राप्त हो सके। और मैंग्रोव वनस्पति की कटाई से हम बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वेटलैंड की कमी या नम भूमि की कमी भी दिखाई दे रही है सुंदरबन में। आवास, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और यातायात के लिए दलदली मार्सी एरिया को, भूमि को कचड़े, रासायनिक कचड़े से भर रहे हैं। ये रासायनिक कचड़ा मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है और उस प्रदूषित मिट्टी से कॉलेरा, पेचिस जैसी भयंकर बीमारियां इस जगह पर दिखाई दे रही है। रासायनिक कचड़े से पीने का पानी भी प्रदूषित हो रहा है, फसलों को भी नुकसान हो रहा है। रासायनिक कचड़े के सरांध से हानिकारक गैसें निकल रही है जो वायु को प्रदूषित कर रही है और प्रदूषित वायु के कारण भी यहाँ पर जीव जंतु में कई बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। तीसरी समस्या है पेयजल की समस्या, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। बढ़ती जनसंख्या अधिक जल का उपयोग और अधिक मात्रा में जल का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, जल के प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। कल कारखाने दूषित जल को कारखाने के दूषित जल को सीधे जलीय स्रोत में डाल रहे हैं। खेत में रासायनिक उर्वरक, रासायनिक खाद, कीटनाशक भी जल को प्रदूषित कर रहे हैं। जल में डोमेस्टिक वेस्ट, घर का कचरा, म्यूनिसिपल वेस्ट भी डायरेक्टली डाल दिया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो रहे हैं। और जल की कमी का कारण है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि ज्वार के समय में होती है, जिससे नदी में समुद्र का जल आ जाता है और नदी का जल भी नमकीन हो जा रहा है। वन्य पशुओं की कमी, लॉस ऑफ वाइल्ड एनिमल भी दिखाई दे रहा है।
क्योंकि यातायात, खेती और आवास उद्योग के लिए मनुष्यों ने जंगलों की अनियंत्रित कटाई कर दी, जिसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और अनियंत्रित कटाई करने से पशुओं का आवास स्थान नष्ट हो गया। आवास स्थान के बिना बहुत सारे पशु मर गए। जंगलों की कटाई से वायु प्रदूषण बढ़ा, जल प्रदूषित हो गया मनुष्यों की एक्टिविटी के कारण, और मिट्टी भी प्रदूषित हो रहा है विभिन्न कारणों से, कचड़े को जमा करने से, अम्लीय बारिश से, रसायन के प्रयोग से, रासायनिक खाद के प्रयोग से, और इन विभिन्न तरह के प्रदूषण से पशुओं में कई बीमारी हो रही है, वन्य पशुओं में, और पशु बीमारी के कारण भी मर जा रहे हैं, जिससे वन्य पशुओं में कमी आ रही है। और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण कभी कभी वन्य प्रदेश पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, पेड़ पौधे डूब जाते हैं, वन्य जंतु डूब जाते हैं और मर जाते हैं। पर्यावरण असंतुलन की समस्या भी सुंदरवन में दिखाई दे रही है, इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम। निरंतर जंगलों की कटाई, वासस्थान का नष्ट होना, जिससे वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है, वन्य जीवों की संख्या असंतुलित हो रही है, और असंतुलित होने के कारण कुछ वन्य जीव जैसे बाघ गांव शहर के आसपास आकर शिकार करते हैं। नेक्स्ट समस्या है द्वीप का डूबना या सबमर्जिंग ऑफ आइलैंड। बाढ़ के कारण या समुद्र में उठते ज्वार के कारण कभी कभी वन्य प्रदेश या द्वीप जलमग्न हो जाता है पूरी तरह से, जिससे वनस्पति मैंग्रोव नष्ट हो रही है, जीव जंतु मर रहे हैं, पौधे मर रहे हैं, और एक समस्या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की क्षति। पेड़ पौधे का तेज़ी से विनाश हो रहा है, यातायात के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए, नगरीकरण के लिए पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई हो रही है। प्राकृतिक आपदा के कारण भी पेड़ पौधे, जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, तथा मनुष्यों के कारण भी, मनुष्यों के स्वार्थ के कारण भी, आवास के कारण, एग्रीकल्चरल लैंड के कारण, उद्योग बनाने के लिए जंगलों की कटाई, जंगल भी नष्ट हो रहे हैं, साथ में जीव जंतु भी तेज़ी से मर रहे हैं। जबकि सुंदरबन का पेड़ पौधा मैंग्रोव जो है मानसून, समुद्र में उठने वाले मानसून को झेलता है और उसका प्रभाव स्थल पे कम करता है, वायु भी शुद्ध रखता है। किंतु अनियंत्रित कटाई से पेड़ पौधे भी नष्ट हो रहे हैं, जैव विविधता भी नष्ट हो रही है, जीव जंतु भी नष्ट हो रहे हैं, और पेड़ पौधे नष्ट होने के साथ साथ और एक समस्या दिखाई दे रही है सुंदरबन में। ग्रीन हाउस गैस या हानिकारक गैस की मात्रा वायु में निरंतर बढ़ रही है, जिससे सुंदरबन का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, और समुद्र के आसपास की भूमि दलदली और हमेशा जल प्लावित रहती है। तो हम लोग देख लिए जैव विविधता क्या है, जैव विविधता से हमें कितने तरह से लाभ पहुंचता है, और जैव विविधता के नष्ट होने का कारण और उसका एक परिणाम। हम लोग सुंदरबन की समस्या को देख लिए, जैव विविधता के नष्ट होने से सुंदरबन में क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई। इतना सब समझने के बाद हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को अभी भी संरक्षित करना ज़रूरी है। तो इस स्लाइड में हम लोग सीखेंगे जैव विविधता का संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के संरक्षण के लिए पहला अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 1992 में, और दूसरा अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 2002 में हुआ था। और इन दोनों पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट में कई देशों के लोगों ने हिस्सा लिया, और वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज या विश्व जैव विविधता के संरक्षण के उपाय या योजनाएं बनाई गई। इन सम्मेलन में क्या क्या योजनाएं बनाई गई? संकटापन्न या इंडेंजर्ड स्पीसीज को संरक्षित करना है, फसलों, पशु चारा, पशुधन, पेड़ को संरक्षित करना है, प्रत्येक देश के वन्यजीव के आवास को चिन्हित कर उन्हें संरक्षित करना है, वन्यजीव पेड़ पौधे का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार हो। तो
तो 2 स्टेप्स लिए गए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। जैव विविधता का संरक्षण का 2 स्टेप, 2 तरह से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। इन सिटू यथा स्थल संरक्षण, जहाँ पर पेड़ पौधे और जंतु को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाएगा, जहाँ वो आराम से रह सकें और वंश वृद्धि कर सकें। और दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थल संरक्षण। अगर जंगल में जंतु या पेड़ पौधे की संख्या निरंतर कम हो रही है, वो धीरे धीरे विलुप्तीकरण या संकटापन्न हो रहे हैं, इंडेंजर्ड हो रहे हैं, तो उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर अन्यत्र संरक्षित करना, जैसे बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, जिसे हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन यथास्थल संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, सेंचुरी या अभयारण्य, रिजर्व फॉरेस्ट या संरक्षित वन बनाए गए, बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल संरक्षित वन बनाए गए। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क क्या है? ये विस्तृत क्षेत्र वाला सेंचुरी है, साथ में ये मनोरंजन स्थल भी है और इसका नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। किसी भी वन को सरकार नेशनल पार्क बना सकती है और नेशनल पार्क में सामान्य लोग देखने जा सकते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर की अनुमति लेकर, किंतु यहाँ खेती और पशु चराना मना है। भारत में कुल नेशनल पार्क की संख्या 100 है। कुछ नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, जहाँ पर बाघ या टाइगर को संरक्षित किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, जहाँ पर एक सींग वाले गैंडा को संरक्षित किया गया है। दूसरा है सेंचुरी या अभयारण्य। यहाँ पर संकटापन्न, विलुप्त प्राय प्राणी या जिस प्राणी की संख्या कम हो रही है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हो रहे हैं, इनको संरक्षित किया जाता है। और इस सेंचुरी में वृक्षों को काटना, शिकार करना, पशु चराना मना है और यहाँ पर साधारण लोगों का प्रवेश भी निषेध है, ताकि विलुप्त प्राय प्राणी स्वतंत्रतापूर्वक यहाँ रह सकें, प्रजनन कर सकें और अपनी संख्या बढ़ा सकें। स्थानीय लोग छोटे वन्य उत्पादों को यहाँ पर से आकर ले सकते हैं। सेंचुरी का एक उदाहरण, अभयारण्य का उदाहरण सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर को संरक्षित किया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट या संरक्षित वन, किसी भी वन में अगर जंगली जंतुओं की संख्या में कमी हो रही है तो सरकार उसे निश्चित समय के लिए वन विभाग के निर्देश पर रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर सकती है और जनसाधारण का उस रिजर्व फॉरेस्ट में प्रवेश तब तक निषिद्ध रहेगा जब तक कि वहाँ पर संतुलन, पर्यावरण संतुलन फिर से ना बन जाए। कुछ रिजर्व फॉरेस्ट का नाम गोरुमारा चपरामारी वेस्ट बंगाल में, महानंदा उड़ीसा में, पेरियार केरल में और कश्मीर में दाइची ग्राम। सेंचुरी का नियंत्रण स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है और इंडिया में 515 टोटल सेंचुरीज हैं। रिजर्व फॉरेस्ट डिस्कस कर दी। अब बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है 15। जैव मंडल संरक्षित वन, यहाँ पूरे इकोसिस्टम को एक साथ संरक्षित किया जाता है। पूरे इकोसिस्टम को एक साथ संरक्षित करना मतलब उस स्थान के पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय लोग, सबको एक साथ संरक्षित किया जाता है। यह संकटग्रस्त जीवों का आवास स्थान भी है। यहाँ पर अनुसंधान की संभावना भी है और पर्यावरण के संरक्षण की शिक्षा, जागरूकता का भी प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल संरक्षित वन का उदाहरण नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम लोग कुछ एक्स सिटू कंजर्वेशन का मेथड देख लेते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। पहला एक्स सिटू कंजर्वेशन बॉटनिकल गार्डन, यहाँ पर विलुप्त प्राय पौधे को संरक्षित किया जाता है। बॉटनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान, यहाँ पर विलुप्त प्राय पौधे का संरक्षण किया जा सकता है ताकि वो वंश वृद्धि कर सके और इन विलुप्त प्राय पौधे का संरक्षण वैज्ञानिक की देखरेख में किया जाता है। इन पौधे पर अनुसंधान, अध्ययन भी किया जाता है। ये मनोरंजन और पर्यटन स्थल भी है। एक बॉटनिकल गार्डन का उदाहरण इंडिया में शिवपुर, हावड़ा, वेस्ट बंगाल में, और सबसे पहले बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1970 में कोलकाता में।
जंतुओं को एक्सिटू संरक्षण के लिए जूलॉजिकल गार्डन या जंतु उद्यान में रखा जाता है। यहाँ संकटग्रस्त जंतुओं का संरक्षण वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। साथ में ये मनोरंजन पर्यटन स्थल भी है। इंडिया में 1000 जूलॉजिकल गार्डन हैं और इस जूलॉजिकल गार्डन में भी संकटग्रस्त जंतुओं को प्राकृतिक आवास का माहौल दिया जाता है ताकि वो आसानी से रह सकें, प्रजनन कर सकें और अपनी वंश वृद्धि कर सकें। जूलॉजिकल गार्डन का उदाहरण वेस्ट बंगाल में अलीपुर जू कोलकाता में है। तीसरा एक्सिटू कंजर्वेशन मेथड क्रायो प्रिजर्वेशन। संकटग्रस्त प्रजाति के अंडे और शुक्राणु को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संरक्षित किया जाता है। कम तापमान पर संरक्षित करना क्योंकि कम तापमान पर जैविक क्रिया कम हो जाती है और अधिक दिनों तक हम किसी भी चीज़ को संरक्षित रख सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन सेंटर पश्चिम बंगाल में कोलकाता और दार्जिलिंग में और बिहार में भागलपुर में है। सीड बैंक एक्सिटू कंजर्वेशन का अनदर मेथड बीज बैंक। यहाँ पर स्थानीय फसलों के बीज, प्राचीन फसलों के बीज, दालों के बीज को लंबी समय तक संरक्षित रख सकते हैं। जीन बैंक, यहाँ दुर्लभ प्राणी के जीन को संरक्षित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट मेथड ऑफ कंजर्वेशन को देख लिए। अब हम लोग थोड़ा देख लें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जैव विविधता अधिक है, मतलब विभिन्न प्रकार के प्राणी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पृथ्वी के उस जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। विश्व में हॉटस्पॉट की कुल संख्या 34 है। इसमें से 4 हॉटस्पॉट जो हैं भारत में हैं। भारत के 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, भारत बर्मा, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट एंड श्रीलंका का सुंडालैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड भी हॉटस्पॉट है। यहाँ पे भी दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे जंतु पाए जाते हैं। ऐसे प्रजाति को इंडेमिक या स्थानीय प्रजाति के पेड़ पौधे या जंतु कहते हैं क्योंकि ये दुर्लभ प्रजाति के जंतु या पेड़ पौधे दूसरे किसी हॉटस्पॉट में नहीं पाए जाते। अंडमान निकोबार हॉटस्पॉट में पुष्पीय पौधे की 2000 प्रजाति, फर्न की 120 प्रजाति, स्थलीय स्तनपायी की 135 प्रजाति पाई जाती है। उसी तरह से पश्चिमी घाट भी हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट। यहाँ पर उभयचर और स्तनपायी प्राणी की दुर्लभ प्रजाति है। साथ ही 1500 स्थानीय पौधे की प्रजाति है जो दूसरे किसी हॉटस्पॉट में नहीं मिलती। भारत का कल्टीवेटेड प्लांट या उगाए जाने वाले पौधे में विश्व में 8वां स्थान है। भारत में अनाज की 51 प्रजाति उगाई जाती है, फल की 104 प्रजाति, मसालों की 27 प्रजाति। इसके अलावा कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, गन्ना की भी खेती होती है। खट्टे फल साइट्रस इंडिका नींबू की सबसे पुरानी प्रजाति मेघालय के तुरा पहाड़ी में पाई गई थी। अब हम लोग थोड़ा देख लें मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे कहते हैं। मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मेगा मतलब बड़ा, हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के अधिक मात्रा में पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। अर्थात विश्व में दुर्लभ प्रजातियों से समृद्ध क्षेत्र या जैव विविधता संपन्न राष्ट्र या समृद्ध राष्ट्र को हम लोग मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहेंगे, जहाँ पर जैव विविधता बहुत ही अधिक है। विश्व में 18 मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। इसमें से 12 के नाम दिए गए हैं: ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, जायरे। और हमारा भारत का स्थान मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में विश्व में 12वां स्थान है। अर्थात भारत में भी बहुत तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु दिखाई देते हैं। सजीवों में विभिन्नता दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विश्व का दिखाया गया है, जैसे चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी है। इंडिया का मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है और साथ में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में हैं।
ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। इंडिया का विश्व में मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में 12वां स्थान और टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संख्या विश्व में 34। इसमें से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में हैं, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड। और इस तरह से मैंने बायोडाइवर्सिटी को समझाने की कोशिश की। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इफ लॉस्ट। उसका उदाहरण हम लोग सुंदरवन की पर्यावरणीय समस्या को देखकर किए। बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन का मेथड। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है। इस तरह से चैप्टर को समझाने की कोशिश की। आशा करती हूँ सुनने से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।